करंगी क्रीक में पुरस्कार आग 9वें रोज भी बेकाबू। जेर जमीन गैस के छोटे जखायर में लगी आग की शिद्दत कम ना हो सकी। करंगी आग की इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आ गई है। पानी में बेंजीन, टोलेन, टेट्राक्लोरोएथीन की मिकदार ज़्यादा पाई गई है। आपको बताते चलें कि आग लगने की वजूहात कुछ हद तक सामने आई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोलेन, टेट्राक्लोरोएथीन की मिकदार ज़्यादा पाई गई है। इब्तदाई कीमियाई रिपोर्ट के मुताबिक टेट्राक्लोरोएथीन 5 के बजाय 33 माइक्रोग्राम फी लीटर निकली है। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बताइएगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें आगाह करेंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। कराची के इलाके करंगी क्रीक में लगने वाली आग से उबलने वाले पानी के नमूने की इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आ गई है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। देखा जाए करंगी क्रीक में जो लगने वाली आग थी उसके उबलने वाले पानी की नमूने की इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आ गई है और ज़राए ने कहा है कि पानी में बेंजीन, टोलिन और एथीन की ज़ायद मिकदार पाई गई है। इब्तदाई रिपोर्ट में जो ज़राए ने बताया है कि कीमियाई रिपोर्ट के मुताबिक टेट्राक्लोरीन एथिन 5 के बजाय 33 माइक्रोग्राम फी लीटर निकली है और ज़राए ने कहा है कि जबकि बेंजीन की मिकदार की 5 माइक्रोग्राम के बजाय 19 माइक्रोग्राम फी लीटर पानी पाई गई है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है फी लीटर पानी में टोलिन के बजाय 5 के बजाय 15 माइक्रोग्राम पाई गई है और जायद यहाँ पे जो मामूली मिकदार से ज़्यादा पाया गया है। पानी सैंपल से हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली है। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि कराची के इलाके में करंगी में जो आग लगी हुई ताहाल लगी हुई है। इससे हमारी माहिरीन से बात हुई है और माहिरीन ने ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है और जो पानी की इसके साथ साथ अब जो गैस है, जो गैस निकल रही है उसकी भी जो जांच करना लाजमी करार दिया है। और यहाँ पे कहा है कि जो पानी की इब्तदाई रिपोर्ट से जो पता चल रहा है बेंजीन खास तौर से और दूसरी वाली जो केमिकल है वो इब्तदाई तौर पे कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री का वेस्ट है उससे भी निकल सकती है। वहाँ इंडस्ट्री वेस्ट जो है किसी आगे आसपास के इलाके में वेस्ट की जा रही है जिसकी वजह से ये इंतहाई खतरनाक है, जो इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो निकल रही है। और यहाँ पे जो हमारी बात हुई है जो पेट्रोलियम के जो एक्सपर्ट हैं तारिक हुसैनी साहब, उन्होंने जो हमें डिटेल बताई है, उन्होंने कहा है कि जो ड्रिलिंग के बाद यहाँ पे जो ये गैस निकली है इब्तदाई तौर पे जो पानी के नमूने लिए गए जिसमें पानी के नमूने से बेंजीन मिला है और जो बेंजीन कुदरती गैस में भी होती है लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी निकलती है बेंजीन। हो सकता है वहाँ पहले से ज़ेरे ज़मीन इंडस्ट्री फुजला हो जहाँ से ये बेंजीन निकल रहा हो। और यहाँ पे अब उन्होंने ये मशवरा दिया है कि अब ये पानी के नमूने तो आ गए हैं लेकिन अब जो गैस निकल रही है गैस की इब्तदाई रिपोर्ट के जो ज़रूरी है बायोजेनिक गैस भी हो सकती है जो कि बहुत कम दर्जा हरारत और कम गहराई में पाई जाती है। और कहा है कि स्टील कार्बन उससे बन सकता है। इसके लिए गैस की जो क्या इसकी लिंक है उसके लिए गैस का सैंपल लेना की अशद ज़रूरत है। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है तारिक हसनी, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और जियोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आग 9वें रोज़ भी जल रही है और कुदरती तौर पर इसे छोड़ दिया गया है कि खुद बुझ जाएगी, इसके थोड़े टेक्निकलिटीज़ के हवाले से हमें बताइएगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि जब ये करंगी क्रीक में के पास वहाँ पर एक पानी का कुआं खोदा जा रहा था और उस कुएं के अंदर जब वो 1100 फीट की गहराई पे पहुंचा तो वहाँ पर उसको गैस मिली और गैस मिलने के बाद उसमें आग लग गई। वो आग अभी तक लगी हुई है और जिससे ज़ाहिर है कि शहर के लोग भी और तमाम इंतज़ामिया जो है वो तशवीश का शिकार है। अभी आज ही गालिबन ये केमिकल रिपोर्ट आई है जो पानी वहाँ से निकला है और जो पानी के सैंपल्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं उनमें बेंजीन मिला है। बेंजीन जो है बेसिकली बिल्कुल एक ऐसी चीज़ होती है जैसे तेल, पेट्रोल या सनती केमिकल्स में पाए जाने वाले जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें उनकी एक किस्म है और ये कुदरती गैस के अंदर से भी आ सकती है। तो बेसिकली बेंजीन जो है वो पेट्रोल की एक किस्म है। दूसरी सूरत में ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसमें भी पाया जाता है। तो ये भी मुमकिन है कि वहाँ पर अगर कोई पहले से मौजूद इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या ऑयल या से रिलेटेड किसी किस्म का कोई केमिकल वहाँ हो तो वो भी एक वजह बन सकता है। अलबत्ता जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है जो इसमें मौजूद पाई गई है वो है टेट्राक्लोरोइथेन।
اچھا یہ بھی ایک طریقے کا ایک انڈسٹریل سالوینٹ ہے جو فیکٹریز میں یوز ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ قدرتی طور پر نہیں بنتا، اس کو بنایا جاتا ہے، یہ ایک کیمیکل کمپوزیشن بائی نیچر قدرت میں موجود نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر اس کا موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کسی قسم کا انڈسٹریل ویسٹیج کی کوئی اس کے ساتھ اس پانی کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے کوئی رسائی ممکن ہوئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ گیسز زیر زمین کسی گیس کے ذخیرے سے آئی ہیں، یا یہ جو ہے یہ کسی قریبی موجود کسی قسم کی کوئی انڈسٹریل ڈمپ ہے جہاں سے کہ یہ ہمیں ملے ہیں۔ تو اس کے اندر جہاں تک بینزین اور ٹولین کا تعلق ہے، اس سے تو بالکل یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ شاید زمین کی گہرائیوں سے گیس آئی ہو اور وہ اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہو۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جو اگر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ گیس کے ذخائر ہو سکتے ہیں، مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیٹرا کلورو ایتھین ہے تو یہ ایک بہت ہی ہیزرڈس کیمیکل ہے، اور یہ ہر جگہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اس کو سیفلی اس کو ڈسپوز آف کیا جائے تاکہ ہیومن ہیلتھ اور کسی قسم کی جو انوائرمنٹل ہیزرڈ میں وہ شریک نہ ہو۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیٹرا کلورو ایتھین اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری جو ڈمپنگ تھی کسی بھی اس ایریا میں اس جگہ کی پوری فزیکل کنڈیشن سے اور وہاں کے نقشے سے واقف نہیں ہوں، اور یہ وہاں کوئی بھی بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں قریب ترین کس قسم کی انڈسٹریز ہے، اور وہاں کیا اگر کوئی کوئی ویسٹیج جا رہی ہے، وہاں کوئی پائپ لائنز ہیں، تو ایسا تو نہیں وہاں کبھی کسی زمانے میں رہی ہوں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لائنز ہوتی ہے جو زیر زمین دبا دی جاتی ہیں، اور پھر بعد میں جب اپنے 1100 فٹ کا کنواں کھودا ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر وہ جا کے دوبارہ جو ہے وہ اس کے اندر انکاؤنٹر ہو گئی ہو۔ تو یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں جو بتانی ضروری تھی کہ اس میں ٹیٹرا کلورو ایتھین تو یہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ یہ چیز کوئی مین میڈ ہے، اور اسی طریقے سے زائلین اس میں پایا گیا ہے، تو یہ بھی یہ دونوں طریقوں سے پایا جاتا ہے، قدرتی بھی پایا جاتا ہے، انسان بھی اسے بناتے ہیں، عام طور پہ یہ تیل اور پینٹ اور وغیرہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ بتانا کہ یہ جو زیر زمین تیل کا ذخیرہ ہے، اس کے اندر ہمیں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے جو دیکھنی ہے وہ گیس کا سیمپل لینا ہے۔ گیس کا سیمپل لینا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اسٹیبل کاربن آئسوٹوپس کا جائزہ لے سکیں، جس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو گیس ہے یہ تھرموجینک ہے یا بایوجینک۔ تھرموجینک گیس وہ ہوتی ہے جو کافی گہرائی سے ٹیمپریچر کی وجہ سے، یعنی گہرائی میں خاص ٹیمپریچر میں جو آرگینک میٹر ہوتا ہے جب وہ گیس میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ تھرموجینک گیس ہوتی ہے۔ جو بڑے ریزروز ملتے ہیں وہ عام طور پہ تھرموجینک ہوتے ہیں۔ بایوجینک گیس ریزروز ان کے بھی بڑے ہو سکتے ہیں، وہ عام طور پہ بہت ہی شیلو ڈیپتھ پہ 50 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پہ وہ ایسا آرگینک میٹر کا ڈمپ، جیسے کہ عام طور پہ کچرا یا اس قسم کا فضلہ، انسانی فضلہ یا جانوروں کا فضلہ، جس سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بایو گیس بھی بنتی ہے، تو وہ اگر کسی جگہ موجود ہو، ٹیمپریچر کم ہو، تو مائکروبائل ایکشن کی وجہ سے وہاں میتھین گیس بنتی ہے۔ بایوجینک کے اندر ایک بات یہ خاص ہے کہ وہ صرف میتھین ہوتی ہے، جس کو ہم C1 کہہ لیتے ہیں، اور جو تھرموجینک ہے اس کے اندر میتھین کے علاوہ جو دیگر گیسز ہوتی ہیں، ہیویئر، ایتھین، بیوٹین، اور یہ گیسز ہوتی ہیں C1 C2 C3 NC4 IC4، یہ گیسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی گہرائی سے یہ گیسز آئی ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جیولوجیکل نالج کے لیے، کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اگر کوئی ڈیپ سورس ہے تو ڈیپ سورس کے معنی یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایک بڑا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ کاربن آئسوٹوپ انالیسس جو ہے نا وہ ہم اس گیس کا کر سکیں، گیس کا سیمپل لیں اور اس کی کرومیٹوگرافک انالیسس لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ماہر پیٹرولیم اور ایکسپلوریشن طارق حسنی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ بیورو چیف اشرف خان نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی شکریہ۔
दस्तगीर ब्लॉक 15 से पुरस्कार तौर पर 30 साला शाहीन लापता। 1.5 साल गुजरने के बाद भी शाहीन का कुछ पता ना चल सका। वालिदैन शाहीन के इंतजार में निढाल। कहते हैं पुलिस और अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन काम कुछ नहीं किया। मज़ीद जानेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए शहर कायद में दस्तगीर ब्लॉक 15 का ये इलाका है जहाँ पर एक 30 साला जो शाहीन है वो 1.5 साल कबल पुरस्कार तौर पर घर से गई और आज तक जो है वो उसका कुछ नहीं पता चल सका। पुलिस ने जो है वो FIR भी काट ली, केस हाई कोर्ट में भी चला गया, लेकिन अब तक जो है वो शाहीन के घर वाले उसके इंतज़ार में हैं और इनका यही मुतालबा है कि उसका कुछ ना कुछ हमें पता चल जाए। पुलिस भी है अब कोई काम नहीं कर रही, दीगर भी जो इदारे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे। इस वक्त हमारे साथ शाहीन के वालिदैन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा उस दिन क्या वाक़या पेश आया था और शाहीन कैसे गई थी? वो बस घर से गई है, अपना खाना पीना करके ना, नमाज कुरान शरीफ पढ़ के तस्बीह पढ़ के चाय पी के अचानक मैं इस कमरे में आई हूँ। उठाई अपनी इतनी बड़ी थैली उठा के तो वो जानने वाली आगे मिलने के लिए मैं उधर की तरफ मुँह कर, वो कह रही मैं शाहीन को मिलना, मैं जा मिलना शाहीन को। देखा तो है ही नहीं है। 5 बजे फिर देखा शाहीन है ही नहीं है, फिर मैं लेटे रही। शाहीन कितने, आपके बच्चे कितने हैं और शाहीन का नंबर कौन सा था? 6 बेटियाँ, 2 बेटे। शाहीन क्या शादीशुदा वगैरह थी क्या? तीसरे नंबर पे। अच्छा, वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद से भी जानते हैं। आप बताइएगा क्या आपने पुलिस वगैरह में रिपोर्ट किया? क्या आपको हमारी बच्ची जुम्मे वाले दिन जो लापता हुई, हम थाने भी भागे, सब जगह भागे, अभी तक बच्ची का कोई अता पता ही नहीं। 30 साल उम्र है, गैर शादीशुदा है, समझ दुनिया भर की ठोकरें मार रहे, कोई पता ही नहीं चल रहा है, परेशान है इतने। जी बिल्कुल, देखें वालिदैन हैं कि गम से निढाल हैं और रो रहे हैं। उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि जिस किसी के पास भी हमारी बच्ची है या उसका किसी को भी कुछ इल्म है तो खुदारा उनको बता दे। उनके 1.5 साल का तकरीबन वक्त हो रहा है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही और शाहीन का जो है वो कुछ इल्म नहीं है, जबकि शाहीन एक पढ़ी लिखी खातून थी और स्कूल और जो है पार्लर का भी काम अपने इलाके में ही करती थी। और जो गुज़िश्ता जब वो 30 नवंबर 2023 से जब से घर से लापता हुई है, ताहाल उसका कुछ पता नहीं चल सका है। और नाजरीन, कराची में सूरज तेवर दिखाने लगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। तफसीलात जानेंगे अक्सर शेख से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में सूरज का कहर जारी है। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गर्मी की शिद्दत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। इसी के साथ शुमाल मगरिबी सिंध से गर्म और खुश्क हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि शुमाल मगरिबी सिंध से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 11% है और सूरज के शौं का इंडेक्स 9 पर पहुंच गया है, जबकि माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की भी हिदायत दी है, क्योंकि दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के बाद महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी है कि दिन के औकात में अगर अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि दिन में गर्मी की शिद्दत इस कदर है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो बाकायदा गर्म हवाएं और धूप की वजह से आपको बाहर खड़ा होना एक दुबर हो जाएगा। तो जिसके बाद दिन के गर्म औकात में घर से गैर जरूरी बाहर निकलने से मना किया गया है, जबकि पानी, नींबू पानी और मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की तजवीज़ की गई है। इसी के साथ हल्के, सूती और खुले कपड़े पहने। जबकि आप बाहर निकल रहे हैं तो सर को ढाँप कर रखें, छतरी या टोपी का भी इस्तेमाल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, शहर कायद में ईरानी पेट्रोल खुलेआम फरोख्त। ज़िला गरबी के मुतादिद मकामात पर ईरानी पेट्रोल 220 रुपये लीटर में दस्तियाब। पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में पेट्रोल की फराहमी धड़ल्ले से जारी। औरंगी और सुरजानी टाउन में डिपो कायम हो गए। अदालती अहकामात के बावजूद ईरानी पेट्रोल की खुलेआम फरोख्त और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा।
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम सुरजानी पावर हाउस चौरंगी पर मौजूद हैं और कराची में एक बार फिर ईरानी पेट्रोल की फ़रोख्त का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ज़िला गरबी में ये पेट्रोल जो है वो खुलेआम फ़रोख्त किया जा रहा है। हमने कुछ खुफिया फुटेजेस भी बनाई हैं जो कि नाज़रीन अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। इलाकों की अगर हम बात करें तो देखें सुरजानी खुदा की बस्ती मोड़ पर खुलेआम ईरानी पेट्रोल की फ़रोख्त जारी है। इसी तरह सेक्टर 35 से, सेक्टर 36 से, सेक्टर 50 से और लियाली तेसर टाउन चौक के ऊपर भी खुलेआम ईरानी पेट्रोल जो है वो बेचा जा रहा है और मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में डाला जा रहा है। जबकि औरंगी टाउन की अगर हम बात करें तो औरंगी टाउन 5 नंबर बिहार कॉलोनी डिस्को मोड़ पर भी खुलेआम ईरानी पेट्रोल की फ़रोख्त जो है वो जारी है, जिसकी फुटेजेस हमने जो है वो बनाई हैं। ताहम इस हवाले से अगर हम डिटेल्स की बात करें तो देखें शाह फैसल में कुछ अर्से कबल एक गैर कानूनी पेट्रोल की नोजल के ऊपर आग लगी थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है वो झुलस कर जहाँ बाग हो गए थे। ताहम उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ सिंध की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया था और पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को पाबंद किया गया था कि जितने भी इस तरह के छोटे पेट्रोल जो है वो स्टेशन बने हुए हैं जिसमें गैर कानूनी तौर के ऊपर पेट्रोल बेचा जा रहा है, इनको फौरी तौर के ऊपर बंद कराया जाए। ताहम पुलिस हरकत में आई थी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में जितने भी गैर कानूनी छोटे पेट्रोल की नोजल्स और जो पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन जैसे ही ये मामला दबा तो एक बार फिर ज़िला गरबी के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर ईरानी पेट्रोल की फ़रोख्त जो है वो जारी है। इस हवाले से देखें ये चीज़ वाज़ेह तौर के ऊपर पता चलती है कि हब चौकी से आसानी ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग जारी है। दूसरी जानिब मंगोपीर की अगर हम बात करें तो माई गाड़ी चौकी से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हज़ारों लीटर पेट्रोल जो है वो कराची आ रहा है और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फ़रोख्त हो रहा है। फुटेजेस के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो छोटे छोटे छपड़े लगाए गए हैं और वहाँ पर पेट्रोल जो है वो बेचा जा रहा है। वैसे अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें जो पेट्रोल पंप के ऊपर है और जो सरकारी रेट है वो 255 रुपये कुछ पैसे है, लेकिन जो ईरानी पेट्रोल है वो 220 या 230 रुपये में बआसानी फ़रोख्त हो रहा है और पुलिस की जानिब से इन पेट्रोल माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ताहम शहरियों का कहना है कि SSP वेस्ट से ये दरख्वास्त है कि फौरी तौर के ऊपर इन इलीगल जो पेट्रोल के पंप छोटे छोटे खुले हुए हैं, पेट्रोल की नोजलें खुली हुई हैं, इनको जो है वो बंद किया जाए। जी। नया तालीमी साल शुरू, लेकिन टेक्स्ट बुक बोर्ड ताहाल दरसी किताबें फराहम करने में नाकाम। उर्दू बाज़ार के चेयरमैन साजिद यूसुफ कहते हैं कि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होने के बावजूद एक भी नई दरसी किताब मार्केट में दस्तयाब नहीं है। ताख़ीर के बायस नया तालीमी साल मुश्किलात का शिकार हो सकता है। मज़ीद तफसीलात जाने के अक्सा शेख से बताइएगा। जी बिल्कुल, तालीमी साल जो है वो नया शुरू हो चुका है, नए सेशन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि उर्दू बाज़ार के अंदर अभी भी जो किताबें हैं वो प्रॉपर मौजूद नहीं है। तो अब नई किताबें आना शुरू हुई हैं या कब तक आएंगी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू बाज़ार के चेयरमैन साजिद यूसुफ। इनसे बात करेंगे। साजिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो किताबें हैं वो आना शुरू हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, अभी तक कोई बुक्स नहीं आई। 2025 का न्यू सेशन माशाल्लाह स्टार्ट है हमारा और 15 मार्च से इन्होंने एलोकेशन की थी न्यू, और लास्ट ईयर 2024 वाला स्टॉक मार्केट से सेल आउट हो चुका है और इस टाइम पे पेरेंट्स और स्टूडेंट बड़े सफ़र कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता सालों में जो नादहिंदा पब्लिशर थे वो नादहिंदा पब्लिशर ने जो परेशानी का बायस बने थे और उनका इस साल एग्रीमेंट नहीं हुआ। और मेरा हुकूमत वक्त से बहुत जल्द अपील है कि जब उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ तो प्लीज़ मेहरबानी फरमा कि जितनी भी उनको बुक्स अलॉट हुई थी तो वो दूसरे पब्लिशरों को दी जाएँ ताकि जल्द अज जल्द मार्केट में आ सकें। नहीं तो हमारा इस साल बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल दाव पे लगता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे टोटल जो है तलबा पूरे सिंध के 1 करोड़ 20 लाख हैं, जिसमें 47 लाख तलबा वो हैं जो सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह पे ये दिखा रहे हैं कि जी हम बुक्स दे रहे हैं, लेकिन वो FD वाली बुक्स हैं। मार्केट की जो प्राइस वाली बुक्स हैं उनकी अभी तक दूर दूर तक कोई निशानदही नहीं है और कोई बताया नहीं जा रहा कि ये कब तक आ जाएंगी। बिल्कुल, साजिद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि 2025 के नए साल की कोई एक बुक
نہیں آئی ہے، تو انہوں نے درخواست دی ہے وزیر تعلیم کو کہ جو پبلشرز ہیں وہ بڑھائے جائیں تاکہ جو والدین سفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ طلبہ سفر کر رہے ہیں اپنی پڑھائی کو لے کے، وہ نہ ہو سکے۔ جی حبیب یونیورسٹی کا طلبہ کے لیے انقلابی اقدام، انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن تھنکنگ انٹرپرینورشپ اینڈ لیڈرشپ کا آغاز ہو گیا۔ اقدام کا مقصد طلبہ اور انڈسٹریز کو ہونے والی دشواریوں کو دور کرنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شایان علی سے، جو کہ اس وقت حبیب یونیورسٹی کے صدر واصف رضوی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، حبیب یونیورسٹی کا ایک اچھا اور ایک قابل تعریف اقدام ہے کہ آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، نئے جو ایڈمیشن لے رہے ہیں یا پھر جو اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے جو ایک قابل تعریف بھی کہا جائے گا کہ ان کے لیے جو ایک اقدام اٹھایا گیا ہے، آئیڈیل ایک انوگریشن کیا گیا ہے۔ یہ آئیڈیل کس لحاظ سے بنا گیا اور کس طرح کام کرے گا، اس پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے حبیب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، آئیڈیل کا مقصد کیا ہے اور کیسے یہ لانچ کیا آپ نے اور کتنا فائدہ ثابت ہو؟ آئیڈیل سے بنتا ہے انسٹیٹیوٹ فار ڈیزائن انٹرپرینورشپ اینڈ لیڈرشپ، اور یہ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کے ساتھ بڑی کلوز کولابوریشن میں ہم پروگرامز بنائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری بجائے خود ایک بڑی سیکھنے کی جگہ ہے، اور اگر ہمارے انڈسٹری کے ساتھ کلوز کولابوریشن میں کام ہو رہا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے دوران ہی انڈسٹری ریڈی ہو جائیں گے، اور انڈسٹری بھی ہماری وجہ سے کچھ نئی چیزیں انوویٹ کرے گی، اسٹریٹجائز کرے گی۔ پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اندر اب بہت اچھی لیڈرشپ موجود ہے، بڑی گراؤنڈڈ لیڈرشپ موجود ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کا رخ اس طرف کریں کہ جو پاکستان کے جو کی کرٹیکل ایشوز ہیں، انوائرمنٹل ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، کس طرح وہ ان کو ایڈریس کریں۔ تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ہماری جیسی یونیورسٹی میں، یہ اس کولیبوریشن کو مزید مضبوط کریں گے۔ کیا کہیں گے اسٹوڈنٹ کون سے سیمسٹر کے بعد جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے حصہ لے سکتے ہیں؟ جی حبیب یونیورسٹی میں تو پہلے سیمسٹر سے ہی، یعنی ان کے پاس 8 سیمسٹرز ہیں اس کے ساتھ انگیج ہونے کے، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو پہلے سیمسٹر سے لے کر اور خاص طور پر ان کا جو تیسرا، چوتھا اور پانچواں سیمسٹر ہے، یعنی ان کے سیکنڈ ایئر سے لے کر اور ان کے تھرڈ ایئر تک، اس میں وہ انڈسٹری کا ایک ایکچول پرابلم سالو کریں گے۔ انڈسٹری ہمارے پاس مختلف طریقے سے آتی ہے کہ ان کے یہاں لیٹ سے کوئی سپلائی چین کا پرابلم ہے، کوئی فیکٹری فلور کا پرابلم ہے، کوئی انرجی کنزرویشن کا پرابلم ہے، کچھ ٹیم بلڈنگ کے پرابلم ہیں، کچھ کمیونیکیشن کے پرابلم ہیں، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس بطور کورس سالو کریں گے کہ تاکہ ان کو بھی اس کا کریڈٹ ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہر کنیکشن انڈسٹری سے بہت بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پریزیڈنٹ حبیب یونیورسٹی سے بات کی، تو ان کی جانب سے جو یہ اچھا اقدام ہے اور ان کی جانب سے جو یہ پروگرام لانچ کیا گیا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ 21ویں صدی میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، وہ ان کے لیے جو یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یونیورسٹیز جو ہے مل کر کمپنیز کے ساتھ کام کریں گے، اس پہ جو ہے جو طلبہ ہیں وہ اپنے اسٹڈی کے آغاز میں جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپنیز کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اس طرح جو ہے وہ دونوں مل کر کامیابی کے جو ہے وہ اسٹیپس اٹھاتے نظر آئیں گے۔ جی